इस वीडियो में पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। झीक जानता है कि ड्यूक को उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वह छोटी मोटी टेक्निक्स सीखने के लिए उसका डिसाइपल नहीं बनेगा। जीक पावर के लिए इतना ग्रीडी है कि वह उस आदमी का सीक्रेट मूव सीखना चाहता है। जीक मुस्कुराता है और डिसाइड करता है कि अपनी इंटरेस्ट और ग्रीड के लिए वह उसका डिसाइपल बनेगा। मैजिक एकेडमी में प्रोफेसर फैंटम हिचकिचाते हुए क्लास शुरू करते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी का कोई सवाल है। पूरी क्लास बोर होकर सो जाती है, जो प्रोफेसर के लिए डिमोटिवेटिंग है, लेकिन प्रोफेसर अपना लेक्चर चलाते रहते हैं। तभी प्रोटैगोनिस्ट हाथ उठाता है और माना एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ के बारे में सवाल करता है, जो प्रोफेसर ने अभी बताया था। फैंटम बहुत खुश होता है और अलग तरह से बर्ताव करने लगता है, क्योंकि यह पहली बार है कि किसी ने सवाल किया। प्रोफेसर अपना टाइम लेकर सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उन्हें मैजिक थ्योरी क्यों पढ़ाया जा रहा है, जबकि सारे स्टूडेंट्स इस क्लास में सोते रहते हैं। लेकिन जीक ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वह सब कुछ आसानी से समझ गया था। जीक मानता है कि प्रोफेसर फैंटम एक काबिल आदमी है। फैंटम उसे रोककर अपनी फीलिंग्स बताता है। वह खुश है कि उसे एक पैशनेट स्टूडेंट को कुछ एक्सप्लेन करने का मौका मिला, इसलिए वह जीक को ऑफर देता है कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के कभी भी आकर सवाल कर सकता है, अगर उसे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या वह क्यूरियस हो। फैंटम बताता है कि वह अभी भी डेलोआ मैजिक यूनिवर्सिटी का मेंबर है, इसलिए उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है। यह बात जीक को सरप्राइज कर देती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि यह प्रोफेसर डेलोआ के मैजिक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, वह नेशन जो मैजिक का जन्मस्थल माना जाता है। जीक फैंटम का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एक काबिल मेज को साथ रखने में उसी का फ़ायदा है। जीक मानता है कि जो मेजेस मैथ में अच्छे होते हैं वे आमतौर पर ग्रेट थिंकर्स भी होते हैं। किसी स्टफ़ी नाइट के बजाय एक ऐसे आदमी को साथी बनाना बेहतर है। वह उम्मीद करता है कि यह प्रोफेसर फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जब जीक एकेडमी से बाहर निकलता है तो उसे डेक्स्टर दिखाई देता है। जीक को समझ आ जाती है कि डेक्स्टर एक हफ्ते में ही सब्र खोने लगा है। डेक्स्टर पूछता है कि क्या उसकी क्लास खत्म हो गई है, और जीक के कुछ कहने से पहले ही वह उसे टोककर पूछने लगता है कि वह ग्रीन हाउस में क्यों नहीं गया। डेक्स्टर को उम्मीद थी कि जीक को हिंट मिल जाएगा, जब उसने कहा था कि वह उसे कुछ काम का सिखाएगा, लेकिन जीक अपनी बात दोहराता है और उसे बताता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। डेक्स्टर गुस्सा हो जाता है और बच्चों की तरह बर्ताव करने लगता है। जीक एक्सप्लेन करता है कि उसे पता है कि डेक्स्टर कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन जीक अभी अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, इसलिए डेक्स्टर के लिए समय निकालना जीक के लिए मुश्किल होगा। डेक्स्टर ऐसा दिखाता है कि वह जीक की बात समझ गया है, लेकिन फिर एक पल में ही वह जीक के पीछे आ जाता है। जीक को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और आसानी से गेल नाइट के हाथों बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जीक को होश आता है और उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि उसे इतनी आसानी से बेहोश कर दिया गया। वह सोचता है कि डेक्स्टर पूरे एक हफ्ते के इंतजार के बाद तंग आ चुका होगा। जीक देखता है कि वह वेस्टर्न ग्रीन हाउस में है। डेक्स्टर जीक से पूछता है, क्या तुम उठ गए? जीक कहता है, यह तो सीधी सीधी किडनैपिंग है। लेकिन यह केयरलेस आदमी यह बात जानता है और घमंडी आवाज़ में बताता है कि उसे जीक में इंटरेस्ट है। जीक सोचता है कि डेक्स्टर में संबर की कमी है, लेकिन फिर वह अपनी स्विफ्ट स्टेप्स स्किल यूज़ करके भागने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि यही मौका है, लेकिन डेक्स्टर उसके सामने आ जाता है, जिससे जीक हैरान रह जाता है। जीक एक और बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो जाता है, क्योंकि डेक्स्टर ने उसे पकड़ लिया था। जीक ये कहता है कि वह छोटा बच्चा नहीं है, इसलिए वह डेक्स्टर को तंग करते हुए पूछता है कि उसे जीक में इतना इंटरेस्ट क्यों है। डेक्स्टर उसे उसकी इनसेन हीलिंग पावर के बारे में याद दिलाता है। जीक मुस्कुराता है और आखिरकार समझ जाता है कि क्या वजह है। वह डेक्स्टर को चैलेंज करता है कि अगर वह उससे जवाब निकलवा सकता है तो निकालवा ले। तभी डेक्स्टर अचानक गायब हो जाता है। जीक सोचता है कि वह क्या कर रहा है, और अचानक ही एक सोर्ड उसके पीछे से आकर लगभग उसे हिट करने वाली होती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि डेक्स्टर क्या करना चाहता है। जीक एक फाइटिंग स्टांस लेता है और डेक्स्टर से इस सब का मतलब पूछता है। तभी यह मिस्टीरियस आदमी सामने आता है और जीक को याद दिलाता है कि जीक उसे पहले चैलेंज कर रहा था, लेकिन यह बोरिंग लग रहा है, इसलिए वह कहता है कि एक शर्त लगाते हैं। डेक्स्टर एक चैलेंज करता है कि अगर वह उसके कपड़ों का एक टुकड़ा भी काट सके तो वह उसकी बात मान लेगा, लेकिन एक डरावने एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि अगर जीक चैलेंज हार जाता है तो जीक को अपनी हर स्किल दिखानी होगी जो उसने छुपा रखी है। 3 घंटे के कंटिन्यूअस फाइटिंग के बाद डेक्स्टर सोचता है, यह लड़का क्या चीज़ है। उसे पता चलता है कि जीक के पास न केवल इंसेन स्टैमिना और एंड्योरेंस है, बल्कि उसके पास न खत्म होने वाली हीलिंग पावर है जो उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। प्रोटैगनिस्ट दोबारा उठ खड़ा होता है और एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना अपने हीलिंग स्किल्स और इन्फिनिट स्टैमिना एक्टिवेट कर लेता है, जो उसे पूरे दिन फाइट करने की ताकत देती है। लेकिन वह मानता है कि इस फाइट में ऐसी स्किल्स भी उसे विक्ट्री दिलाने में मदद नहीं कर सकती।
तभी जीक को अपने माइट ऑफ द ड्रैगन स्किल की याद आती है, जो उसे थोड़ा ज़्यादा डेंजरस लगता था, इसलिए उसने कभी यह स्किल यूज़ नहीं किया। जीक को लगता है कि एक ब्लैक नाइट के आगे ऐसी स्किल यूज़ करना ठीक होगा। तुरंत उसका ऑरा चेंज हो जाता है और वह दोबारा अटैक करने के लिए तैयार होता है। डेक्स्टर उसकी कोल्ड आइज़ को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक फाइटर को इसी तरह लड़ना चाहिए। हमारा हीरो एक पर्पल ऑरा इमिट करना शुरू करता है और अपने स्विफ्ट स्टेप्स एक्टिवेट करके आगे बढ़ता है ताकि वह अटैक कर सके। डेक्स्टर उसके पुराने अटैक्स को देखकर समझ जाता है कि जीक पहले से ज़्यादा फास्ट है, लेकिन वह जीक को याद दिलाता है कि वह उसके पास्ट के कुछ ओपोनेंट्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन वह प्रोटैगनिस्ट की आंखों में एक आग देखता है जो पागलपन से कम नहीं है। डेक्स्टर इसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और थोड़ी सी ऑरा यूज़ करने का डिसाइड करता है, लेकिन अचानक ही हमारा लड़का माइट ऑफ द ड्रैगन एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर डेक्स्टर चौंक जाता है। डेक्स्टर उसकी सोर्ड तोड़कर उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन वह कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि अब क्या हुआ। वह अपने आसपास की डस्ट का यूज़ करके खुद को छुपा रखता है और सोचता है कि क्या जीक ने कोई टेक्निक यूज़ की जो उसकी आंखें देख नहीं पाईं। उसे लगता है कि जीक इतने धुएं में उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन जीक ड्रैगन आइज का यूज़ करके उसे ढूंढ लेता है और पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। वह आखिरकार एक अटैक लैंड करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ब्लैक नाइट इंस्टेंटली गायब हो जाता है, जिससे जीक शॉक्ड रह जाता है। जीक मानता है कि यह ड्यूक का सीक्रेट टेक्निक है जो उसे तेजी से मूव करने में मदद करता है, जिससे एक मिट्टी का धुआं उड़ता है। वह आखिरकार समझ जाता है कि डेक्स्टर को गेल नाइट क्यों कहा जाता है, लेकिन जब वह सोच में डूबा हुआ है तभी यह आदमी उसके पीछे आकर इसे ड्रॉ कहता है और प्रोटैगनिस्ट को बुरी तरह से हराकर फाइट खत्म कर देता है। सिस्टम दिखाता है कि फटीग लिमिट से बाहर हो चुकी है, क्योंकि उसने अपने स्किल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए वह न चाहते हुए भी बेहोश होने लगता है। जीक की आंखें बंद होने लगती हैं। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने रूम में होता है। हमारा हीरो सोचता है कि शायद ड्यूक ही उसे यहाँ लाया है। वह अपनी हार पर अफसोस करता है, लेकिन उसे पता है कि वह अपनी इस वीक बॉडी के साथ गेल नाइट से नहीं जीत सकता। अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी वह हार गया। जीक को याद आता है कि उसने एक ही तरह का अटैक किया, जिससे डेक्स्टर को लगा कि वह और कोई स्किल नहीं जानता। फिर जब उसे एक मौका मिला, उसने माइट ऑफ द ड्रैगन और ड्रैगन आइज का यूज़ करके अटैक किया, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी नहीं था। जीक जानता है कि डेक्स्टर ने जो स्किल एंड में यूज़ की वह उसका सीक्रेट मूव था। जीक को अफसोस है कि वह सिर्फ ड्रैकोनियन स्किल्स के ओवरयूज़ की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन वह खुश है कि वह उस आदमी का सीक्रेट मूव देख पाया। डेक्स्टर ने अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ जो स्पीड दिखाई वही मूव है जिसने आंड्रे को इतना हाई रैंक अचीव करने में मदद की, जबकि आंड्रे का स्टैमिना बहुत कम है। जीके को अफसोस है कि उसे यह स्किल सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह फिर भी कुछ हद तक खुश है। जीक को लगता है कि माइट ऑफ द ड्रैगन, जो एक ब्लैक नाइट को भी हिचकिचाने पर मजबूर कर सकती है, वह किसी भी छोटे मोटे एनिमी को आसानी से हरा देगी। जीक को सिस्टम से एक मैसेज मिलता है। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसका स्विफ्ट स्टेप्स लेवल अप हो गया है, उसका सोल डेवलप हुआ है और साथ ही उसके सिस्टम फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, जो वह अब कारमा पॉइंट्स यूज़ करके अनलॉक कर सकता है। वह सरप्राइज्ड हो जाता है और देखता है कि उसके पास मिनी मैप, इन्वेंट्री और क्वेस्ट बुक अनलॉक करने के ऑप्शंस हैं, जो वह कारमा पॉइंट्स से अनलॉक कर सकता है। इतनी सारी चीज़ें देखकर जीक सोचता है कि उसे क्या लेना चाहिए। वह पहले इन्वेंट्री खरीदता है। सिस्टम उसे समझाता है कि वह आइटम्स को स्टोर कर सकता है और जब चाहे बाहर निकाल सकता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी सोर्ड को स्टोर करने के लिए सिलेक्ट करता है। सोर्ड उसके हाथ में होती है और तब अचानक गायब होकर इन्वेंटरी विंडो में दिखाई देने लगती है। जीक अब सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को समझ गया है और अपनी सोर्ड को बाहर निकालने का डिसाइड करता है और तब उसकी सोर्ड उसके हाथ में आ जाती है। उसे याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में वह एक आर्टिफैक्ट स्टोर करने के लिए इतना परेशान था। उसे पता चलता है कि वह कर्मा पॉइंट्स यूज़ करके स्टोरेज का लेवल ईजिली इंक्रीज़ कर सकता है, जिससे वह और भी चीज़ें स्टोर कर पाएगा, और यह सिंपल स्टोरेज फंक्शन एक लो रैंक एडमिनिस्ट्रेटर स्किल है। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि वह क्या क्या स्किल्स खरीद पाएगा जब वह लो रैंक से हाई रैंक एडमिनिस्ट्रेटर फंक्शन तक पहुंच जाएगा। वह समझ गया है कि कारमा पॉइंट्स बहुत ही कीमती हैं, इसलिए बिना सोचे समझे उन्हें यूज़ करना बेवकूफ़ी होगी। वह अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस करने का डिसाइड करता है, लेकिन जब वह सोच रहा होता है तभी डेकर वहां आ जाता है और अंदर आने की परमिशन मांगता है। जीक थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन उसे अंदर आने की इजाज़त दे देता है। बटलर बताता है कि उसके पास जीक के लिए एक मैसेज है। वह कहता है कि अगर वह यह बताए कि यह मैसेज गार्डन कीपर डेक्स्टर की तरफ से है तो जीक समझ जाएगा। हमारा हीरो मुस्कुराता है और उसे समझ आ जाती है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। इनविटेशन में डेक्स्टर ने लिखा है कि वह जब भी रेडी हो चैलेंज करने के लिए आ सकता है। जीक को याद आता है कि
कि डेक्स्टर ने उसे बेहोश करने से पहले कहा था कि यह मैच ड्रॉ है। इस पर कर ज़ीक एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी भी डेक्स्टर से जीतने का एक और मौका है। बटलर एक और चीज़ शेयर करता है कि उसने वह ब्लैकस्मिथ ढूंढ लिया है जिसको ज़ीक ने ढूंढने का कहा था। ज़ीक अपॉइंटमेंट के बारे में पूछता है, लेकिन बटलर ऑकवर्डली बताता है कि सब प्लान के हिसाब से नहीं हुआ क्योंकि ब्लैकस्मिथ ने अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया। ज़ीक शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ब्लैकस्मिथ ने अब वेपन्स फॉर्ज करना बंद कर दिया है। अगले दिन ज़ीक उस ब्लैकस्मिथ शॉप पर पहुंचता है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में विजिट की थी। वह शॉप का नाम देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और अंदर जाता है। वह पूछता है कि क्या कोई अंदर है। अपनी पास्ट लाइफ में प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि उसने रेडियंस ऑफ ग्रेहम नाम की सोड यूज़ की थी। वह एक रियल मास्टरपीस थी जिसे गैलियन ने फोर्ज किया था। गैलियन ने इसे एक पेमेंट के तौर पर दिया था क्योंकि ज़ीक ने उसकी लाइफ बचाई थी। ज़ीक मानता है कि गैलियन को ब्लैकस्मिथ ऑफ द सोल का ग्रैंड टाइटल मिलना चाहिए क्योंकि रूमर्स हैं कि वह वेपन फोर्ज करने से पहले अपने क्लाइंट्स की सोल्स को पढ़कर बता सकता है कि उन्हें कैसी सोड चाहिए। ज़ीक को याद है कि उसकी पास्ट लाइफ में गैलियन ने उसे निराश नहीं किया और एक ऐसी सोड बनाई थी जिसकी एबिलिटी की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह सोड ईथर की जगह ऑरा इस्तेमाल कर सकती थी। गैलियन एक टाइम पर पूरे कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट ब्लैकस्मिथ था, लेकिन ज़ीक उसे ऐसे नशे में देखकर निराश हो जाता है। गैलियन लड़के को देखता है और उसे भगाने को कहता है, यह कहते हुए कि यह शॉप बच्चों के लिए नहीं है। ज़ीक जानता है कि इस आदमी का एटीट्यूड हमेशा से ही खराब था, लेकिन पास्ट लाइफ में जब वह ज़ीक को मिला था तो उसकी इतनी बुरी हालत नहीं थी। बिना हिचकिचाहट के ज़ीक उस आदमी पर एक बाल्टी पानी फेंक देता है। वह गंभीर मुस्कान देता है और पूछता है कि क्या वह आखिरकार उठ गया है। गैलियन अपनी सेंसेस में आता है और ज़ीक ड्रेकर को पहचान लेता है। वह तुरंत झुककर डिसरिस्पेक्ट के लिए माफ़ी मांगता है। वह डर से कांपने लगता है और एक बार फिर माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि एक बेकार ब्लैकस्मिथ होने के नाते उसे लगता है कि वह किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बना सकता क्योंकि वह अपने लिए वह चीज़ नहीं बना पा रहा जो उसे चाहिए, इसलिए उसने ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। ज़ीक थोड़ा सरप्राइज्ड होता है इसे देखकर कि एक फ्यूचर का फेमस ब्लैकस्मिथ मुश्किल समय से गुजर रहा है। उसे याद आता है कि जब वह गैलियन से पहली बार मिला था उस समय वह एक काबिल ब्लैकस्मिथ था। उसने कभी अपनी लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया, शायद क्योंकि वह अपनी फेलियर्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन ज़ीक के पास वेट करने का टाइम नहीं है। गैलियन अपने टफ लाइफ की वजह से पागल हो रहा होता है, लेकिन ज़ीक उसे होश में आने को कहता है। इनसिक्योर आदमी अपने डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन ज़ीक को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और वह वेपन्स देखने की डिमांड करता है। गैलियन सही तरह से वेपन बनाने में फेल हो रहा है। जब ब्लैकस्मिथ उसे पीछे ले जाता है, प्रोटैगनिस्ट को समझ आ जाती है कि अब उसे ही इस आदमी को सही रास्ता दिखाना होगा। जब वह बैकयार्ड में पहुंचते हैं, गैलियन इस गंदगी के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन ज़ीक कहता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह सब कूल लग रहा है। गैलियन उसका शुक्रिया अदा करता है। ज़ीक अपना इंस्पेक्शन शुरू करता है और सोर्ड्स को देखने लगता है। गैलियन उसे वार्न करता है कि केयरफुल रहे क्योंकि सभी सोर्ड्स अभी भी शार्प हैं। हमारा हीरो चेक करते हुए यह समझ जाता है कि ये सोर्ड्स फेलियर्स नहीं हैं, बल्कि ये वेपन्स अभी भी वही क्वालिटी रखते हैं जो गैलियन ने फॉर्ज की थी जब वह पूरे कॉन्टिनेंट का बेस्ट ब्लैकस्मिथ था। ज़ीक की ड्रैगन आइज यूज़ सब कुछ देखने में मदद करती है। वह कुछ नोटिस करता है और गैलियन से पूछता है कि क्या उसके फर्नेस में कोई इश्यू है। गैलियन शॉक्ड हो जाता है कि ज़ीक कैसे जानता है, लेकिन ज़ीक उसे सिर्फ जवाब देने को कहता है। वह यह भी पॉइंट आउट करता है कि गैलियन अपने एक अलग ही मेथड से स्मेल्टिंग करता है। ज़ीक देख पाता है कि गैलियन मल्टीपल मेटल्स को मिक्स करके एक लाइटर लेकिन स्ट्रॉन्गर मटेरियल बनाता है, लेकिन ज़ीक आसानी से उसकी एक फेल्ड सोड को तोड़ देता है क्योंकि इस सोड की ड्यूरेबिलिटी बेकार है। ज़ीक एक्सप्लेन करता है कि ऐसे केस में असली इशू यह है कि इम्प्यूरिटीज़ को फोर्ज करते समय सही से नहीं निकाला गया। गैलियन शॉक्ड रह जाता है इसे देखकर कि ज़ीक ने न केवल उसके फॉर्जिंग मेथड को आसानी से समझ लिया, बल्कि सभी प्रॉब्लम्स को बिना किसी मेहनत के पॉइंट आउट कर दिया। गैलियन को एक आइडिया आता है और वह ज़ीक को बुलाता है। वह कहता है कि शायद यह थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वह एक रिक्वेस्ट करना चाहता है। शॉप के अंदर ज़ीक पूछता है कि वह क्या कर रहा है। ब्लैकस्मिथ उसे एक ब्लूप्रिंट दिखाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के सभी सीक्रेट्स रिवील कर देता है। ज़ीक को याद आता है कि यह वही ब्लूप्रिंट है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था, ब्लूप्रिंट ऑफ द मैजिक फर्नेस। पास्ट लाइफ में गैलियन अपने सीक्रेट्स को उस आदमी से छुपाना नहीं चाहता था जिसने उसकी लाइफ बचाई थी, इसलिए उसने ज़ीक को ब्लूप्रिंट दिखा दिया था। इस बार भी वह वही करता है। ज़ीक मानता है कि इस मेल्टिंग मेथड से सब कुछ आसानी से हो जाएगा। गैलियन ने एक्सपेक्ट किया था कि ज़ीक इस ब्लूप्रिंट को पहचान लेगा, लेकिन ज़ीक सोचता है कि वह इस पर काम क्यों नहीं कर रहा जबकि उसके पास ब्लूप्रिंट है। गैलियन एक्सप्लेन करता है कि अभी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है जिसको लाने के लिए उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। ज़ीक शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली महीने में सिर्फ 10 गोल्ड्स खर्च करती है
और यह उससे 8000 गुना ज़्यादा है। हमारा हीरो आखिर समझ गया कि गैलियन को सफल होने में 10 साल क्यों लग गए। वह मानता है कि 10,000 गोल्ड जमा करना गैलियन के लिए कितना मुश्किल हो गया होगा। गैलियन को पता है कि यह बात काफ़ी अजीब लगेगी, लेकिन क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक ड्रेकर और एक प्योर ब्लड अवेकनर है, उसे उम्मीद है कि ज़ीक उसकी मदद करेगा। बदले में गैलियन अपनी पूरी ज़िंदगी तक ज़ीक के सारे ऑर्डर मुफ्त में करने के लिए तैयार है। ज़ीक कुछ देर सोचता है और गैलियन की रिक्वेस्ट को लगभग नामुमकिन मानने लगता है, क्योंकि वह अपने परिवार का गार्डियन नाइट नहीं है, इसलिए उसके पास इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं है, चाहे वह एक प्योर ब्लड ही क्यों ना हो। लेकिन उसे ग्रेहम, जो कि सोर्ड ऑफ रेडियंस है, की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तभी ज़ीके के दिमाग में एक सोल्यूशन आता है और वह समझ जाता है कि यह प्रॉब्लम माना एनर्जी लॉस से जुड़ा हुआ है। एकदम से उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है और वह रिक्वेस्ट मान लेता है। ज़ीक ब्लूप्रिंट ले लेता है, लेकिन गैलियन अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता कि ज़ीक उसकी मदद करेगा। तब हमारा हीरो उसे यकीन दिलाता है कि वह एक मेज को जानता है जो मदद कर सकता है। वह गैलियन से कहता है कि अगर कुछ काम बना तो वह गैलियन को बता देगा। जाने से पहले ज़ीक उसे शराब पीना छोड़ने को कहता है, लेकिन गैलियन घुटनों के बल गिर जाता है और ज़ीक के पैर पकड़ लेता है। वह रो पड़ता है और वादा करता है कि अगर यह काम हो गया तो वह अपनी पूरी ज़िंदगी तक प्रोटैगनिस्ट की सेवा करेगा। गैलियन लगातार अपना शुक्रिया अदा करता रहता है, जबकि ज़ीक वर्कशॉप से निकलने की कोशिश करता है। ड्रेकर एकेडमी के प्रोफेसोरियल रिसर्च बिल्डिंग में ज़ीक को याद आता है कि प्रोफेसर फैंटम का मेजर इस टॉपिक से रिलेटेड था, तो वह उसके रिसर्च लैब को याद करने की कोशिश करता है। जब वह लैब ढूंढ रहा होता है, तभी एक गली में कुछ अजीब होता देख लेता है। एक बच्चा कुछ बुली लोगों के हाथों बुरी तरह पीट रहा होता है। बच्चा आंसू भरी आंखों के साथ माफ़ी मांगता रहता है। प्रोटैगनिस्ट को अचानक अपने पिछले जन्म की याद आती है और वह अपने दांतों को कसकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वह गली में जाकर देखता है कि एक गरीब बच्चे को लियोन और उसके दोस्त मार रहे हैं। लियोन उस बच्चे को कंप्लीट ट्रैश कहता है और उसे और भी मारने लगता है। वह ज़ीक पर आया हुआ गुस्सा बच्चे पर निकालता है और उसे मारने लगता है। लियोन नहीं मानता कि वह ज़ीक से हारा है और उसे लगता है कि ज़ीक सिर्फ लकी था, इसलिए वह जीता। लियोन अपने हाथ से बच्चे के सिर को ज़मीन पर दबा देता है। जैसे ही ज़ीक आता है, लियोन का चेहरा बदल जाता है। प्रोटैगनिस्ट अकड़कर मुस्कुराता है, लेकिन जल्दी ही सीरियस हो जाता है और अपने भयानक गुस्से वाली आंखों से उन बुलीज को ऑर्डर देता है कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो घुटने टेक दें। लियोन ज़ीक को अकड़पन के लिए टॉन्ट मारते हुए कहता है कि ज़ीक ने सचमुच प्योर ब्लड अवेकनिंग नहीं किया। प्रोटैगनिस्ट उसे चुप कराता है और धमकी देते हुए कहता है कि उसे झुकना होगा, वरना वह मारा जाएगा। उसके शब्द लियोन को तंद्रा कर देते हैं और वह डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। लियोन गुस्से में दांतों को कसकर ज़ीक को नाली का कीड़ा कहता है और अपने चमचों को उस पर हमला करने के लिए कहता है। ज़ीक बिना किसी डर के आसानी से उसके पंच को डोज कर देता है। वह पहले आदमी को हराता है और फिर दूसरे को भी हरा देता है। लियोन ज़ीक को देखकर हैरान हो जाता है कि यह वही ज़ीक है जो कुछ महीने पहले बिल्कुल अलग था। लियोन डर के मारे अपनी तलवार निकालता है और ज़ीक को दूर रहने के लिए कहता है, नहीं तो वह उसे घायल कर देगा। ज़ीक उसे याद दिलाता है कि ट्रेनिंग एरिया में तलवार निकालने का क्या मतलब होता है। लियोन डर के मारे घबरा जाता है और बिना कुछ कहे चुप हो जाता है। ज़ीके डुएल में जो पहले तलवार निकालता है, फाइट में जो भी हो वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जब तक कोई एक मरता नहीं है, फाइट खत्म नहीं होगी। ज़ीक लियम को अपना गवाह बनाता है और लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लियोन माफ़ी मांगता है और रोता हुआ ज़ीक से कहता है कि उसे इस बार छोड़ दे। प्रोटैगनिस्ट को अपनी पास्ट लाइफ की याद आती है और लियोन को कमीना कहता है। एक पल में वह लियोन का कान काट देता है और कहता है कि अगर उसने यह कान वापस लगाया तो अगली बार ज़ीक उसका सिर काट देगा। लियोन दर्द से चिल्लाने लगता है। बच्चा ज़ीक से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, तो ज़ीक कहता है कि वह किसी की मदद नहीं कर रहा था, बस अपनी मदद कर रहा था। जाते हुए ज़ीक सोचता है कि शायद गैलियन ने उसमें कुछ बदलाव ला दिया है। वह प्रोफेसर फैंटम को ढूंढता है और पूछता है कि क्या इसे बनाना संभव है। फैंटम सीधा जवाब देता है और कहता है कि यह संभव है। ज़ीक कहता है कि वह यह काम उस पर छोड़ रहा है, लेकिन फैंटम उसे रोकता है और कहता है कि वह कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता है। प्रोफेसर फैंटम, वैसे तो इसे बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन असली समस्या इसके कोर में है, जो पावर आउटपुट के लिए ज़रूरी है। यह कोर मशीन का दिल है, लेकिन इस सर्किट में कुछ कमियां हैं। यह कोर देखने में छोटा दिख सकता है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है और आउटपुट को समय पर कंट्रोल करना पड़ता है। ज़ीक सब कुछ समझ जाता है और पूछता है कि क्या इसका कोई हल है। प्रोफेसर समझाता है कि उनके पास 2 चॉइसेस हैं। वह कोर के डिज़ाइन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यह काम इतना मुश्किल है कि इसमें पूरे 10 साल या शायद 15 साल लग सकते हैं। ज़ीक इस बात से हैरान हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर दोहराता है कि यह बहुत ज़्यादा समय लेने वाला है। प्रोफेसर आगे कहता है कि दूसरा तरीका
उन्हें कोर का डिज़ाइन फिर से बनाने से बचा सकता है, बस उन्हें एक अलग मटेरियल का उपयोग करना होगा। वह मानता है कि यह तरीका बहुत समय बचाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक हाई कंप्रेशन माना स्टोन की ज़रूरत है। ज़ीक इस बात को सुनते ही उठ खड़ा हो जाता है और याद करता है कि हाई कंप्रेशन माना स्टोन एक ऐसी चीज़ है जिसे आज की टेक्नोलॉजी से भी नहीं बनाया जा सकता। फैंटम उसकी बात को सही मानता है और याद दिलाता है कि यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से धूल धक्कड़ में ढूंढी जा सके। इस डिज़ाइन के लिए हाई कंप्रेशन माना स्टोन उन्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स में मिलेगा। ज़ीक पहले तो हार मान लेता है, लेकिन फिर सोचता है कि अगर किसी को पता चल गया कि वह ऑरा यूज़ नहीं कर सकता तो उसका क्या होगा। 15 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन वह 10,000 गोल्ड कॉइन्स भी नहीं जुटा सकता। उसे हारकर भागने का मन नहीं करता, क्योंकि सब लोग उसे ऑरा यूज़र मानते हैं, जो कि सच नहीं है। असल में यह है कि उसने ब्लेसिंग के समय स्टैचू ने जो रिएक्शन दिखाया था वह सिर्फ उसके ईथर और हीलिंग एबिलिटीज़ की वजह से था। वह अब भी ऑरा का उपयोग नहीं कर सकता, और ईथर एक ऐसी पावर है जो आम इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके पास सिर्फ स्पिरिट ऑफ द सोल स्किल है, जिससे वह सिर्फ सोर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसका उपयोग कर सकता है। ईथर का उपयोग करने के लिए उसे ग्रेहम द सोर्ड ऑफ रेडियंस की ज़रूरत है। ज़ीक अब भी माना स्टोन के बारे में सोचता रहता है और कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। फैंटम हैरान हो जाता है और मानता है कि जो भी इस ब्लूप्रिंट को बनाने वाला है वह बहुत ही काबिल है। वह इस डिज़ाइन को बहुत एफिशिएंट मानता है। ज़ीक प्रोफेसर की बातों को सुनता है और अचानक उसे एक आइडिया आता है। वह उठ खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर से कहता है कि वह डिज़ाइन का काम तब तक संभाल ले जब तक वह वापस नहीं आता। प्रोफेसर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या ज़ीक चाहता है कि वह डिज़ाइन फिर से बनाए और अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद करे। ज़ीक समझाता है कि वह कुछ लाने वाला है और यकीन से कहता है कि उसे हाई कंप्रेशन माना स्टोन हासिल करने का तरीका पता है। ज़ीक बताता है कि गोल्डन एज में लिबरेशन वॉर शुरू हुई थी, जिसमें इंसानों को ड्रैगन्स के राज से मुक्ति मिली। यह युद्ध तब खत्म हुआ जब बहामुट नामक बुरा ड्रैगन टर्नर ड्रेकर के हाथों मारा गया। इसके बाद ह्यूमैनिटी को एक पूरी सदी तक शांति मिली। कुछ समय बाद ड्रैगन स्लेयर में हीरो की रेलिक्स मिले। ये रेलिक्स इतने एडवांस थे कि इस जमाने के लोग उन्हें डुप्लीकेट नहीं कर पाए। इनमें से एक था हाई कंप्रेशन मोनोस्टोन, जो एक पूरे विलेज को पूरे साल के लिए माना दे सकता था। ज़ीक ड्रेकर एकेडमी की सेंट्रल लाइब्रेरी में जाता है। हालांकि कोई इसका उपयोग नहीं करता, लेकिन यह अभी भी बनाई हुई है क्योंकि लोग मानते हैं कि इसे हीरो टेरन ड्रेकर ने खुद बनाया था। कुछ साल बाद जब किताबों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो लोगों को गोल्डन एज के रेलिक्स मिलेंगे। मैजिक टावर और निर्वाणा के आर्चमेज पीछे नहीं रहे। गोल्डन एज के बहुत से रेलिक्स मिले और उनके बारे में अफवाहें पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गईं। ज़ीक याद करता है कि यह उसके पिछले जन्म में हुआ था। वह लाइब्रेरी में जाता है और सोचता है कि शायद अभी तक किसी को नहीं पता यहाँ रेलिक्स छुपे हैं। वह अपने ड्रैगन आइज का उपयोग करता है और पूरी लाइब्रेरी में घूमता है। आखिरकार वह एक अजीब टाइल को देखता है और उसे टैप करता है ताकि यह जान सके कि इसके पीछे कुछ है या नहीं। वह सोल ऑफ द स्पिरिट को इनेबल करता है और याद करता है कि यह उसके मास्टर ने उसे सिखाया था कि ईथर का उपयोग करके किसी भी चीज़ में बारीक कट लगा सकते हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। ईथर का उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर खर्च करनी पड़ती है। ज़ीक थक जाता है, लेकिन बिना समय बर्बाद किए वह टाइल के पीछे चला जाता है। अंदर एक गुफा में जाकर वह आग जलाता है और याद करता है कि उसके पिछले जन्म की खबरों में इस जगह का जिक्र नहीं था। तभी वह कुछ सुनता है और सोचता है कि शायद किसी ने पहले ही इस जगह को खोज लिया है। वह देखता है कि स्केलेटन्स शवल और पिकैक्स लेकर खड़े हैं। वह ड्रैगन आई का उपयोग करके कंफर्म करता है कि ये लाइचिस द्वारा बनाए नहीं गए हैं। वह क्रिटिकल स्ट्राइक एनेबल करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे 2 कारमा पॉइंट्स मिलते हैं। ज़ीक मुस्कुराता है और सोचता है कि वह कारमा पॉइंट्स के बारे में भूल गया था, क्योंकि वह आर्टिफैक्ट हासिल करने पर ध्यान दे रहा था। ज़ीक एक ईविल चेहरा बनाता है और सोचता है कि यह कारमा पॉइंट्स कमाने का एक अच्छा मौका है। वह आगे बढ़ता है और 20 और स्केलेटन्स को हरा देता है। सिस्टम उसे सभी ऑप्शंस दिखाता है, वह क्या क्या खरीद सकता है। अब ज़ीक के पास जितने कर्मा पॉइंट्स हैं उनसे मिनी मैप ही खरीदा जा सकता है, इसलिए ज़ीक उसे बाय कर लेता है। सिस्टम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है और वह मैजिक मैप जैसी लगती है। कुछ ऐसा आता है जो उसका ध्यान खींचता है और वह सोचता है कि यह क्या है। मिनी मैप 3D हो जाती है और ज़ीक हैरान हो जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि एक रूम अलग रंग में है जो स्टोरेज रूम है। अगर वह हाँ कहता है तो सिस्टम उसके लिए रास्ता दिखा देगा। ज़ीक हैरान हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि सर्च पार्टी को इस स्टोरेज रूम को ढूंढने में कई दिन लग गए थे, लेकिन उसे बिना किसी मेहनत के मिल गया। सिस्टम उसके लिए बेस्ट राउट दिखाता है, जिससे ज़ीक हैरान रह जाता है क्योंकि इस स्किल से वह आसानी से स्टोरेज रूम में पहुंच जाएगा। आखिरकार वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है, लेकिन उसे सामने एक बड़ा दरवाज़ा मिलता है। ज़ीक सोचता है कि अब क्या करेगा, क्योंकि दरवाज़ा सिर्फ एक दिखावे से नहीं खुलेगा। वह फिर भी ट्राई करता है,
लेकिन एक अजीब मैजिक उसके हाथ को पीछे हटा देती है। उसे लगता है कि यह वजह है कि आर्च मेज ऑफ निर्वाणा और मैजिक टावर को बुलाया गया था। वह अपने जलते हुए ग्लव को देखता है और सोचता है कि वह वहाँ एक हाथ भी गंवा सकता था। उसे डर है कि वह दरवाज़ा नहीं खोल पाएगा, इसलिए वह सिस्टम से पूछता है। सिस्टम जवाब देता है और सिक्योरिटी डिवाइस से कनेक्ट होता है। उसकी रिक्वेस्ट पर सिस्टम डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है तो मैनुअल डिवाइस एक्टिवेट करता है। जिक हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या सिस्टम ने सच में जवाब दिया। सिस्टम हाँ कहता है, जिससे जिक शॉक हो जाता है। जिक डिसाइड करता है कि वह इसका उपयोग करेगा और पूछता है कि उसे क्यों रिग्रेस किया गया। सिस्टम कुछ नहीं कहता तो वह एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम से सवाल पूछता है। फिर से सिस्टम कुछ नहीं कहता तो वह और सवाल पूछता है कि यह सिस्टम किसने बनाया है। फिर से कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे जिक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और हाथ जोड़ता है। जिक, सिस्टम दरवाज़ा खोल दो। सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म करता है और ड्रैगन स्लेयर स्टोरेज रूम का दरवाज़ा खोल देता है। जिक हैरान हो जाता है जब वह अंदर के चेस्ट्स को देखता है। जैसे उसके पिछले जन्म में हुआ था, सभी चेस्ट्स महंगे रेलिक्स और ट्रेजर से भरे हुए हैं। रूइंस में इन्हें हासिल करना इम्पॉसिबल है। वह सभी चेस्ट्स चेक करता है और आखिरकार कंप्रेशन मोनोस्टोन्स ढूंढ लेता है। उसे 4 मिलते हैं। वह एक कार्मा पॉइंट का उपयोग करके अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाता है और एक स्टोन रखता है। उसके पास इतनी स्टोरेज नहीं है, इसलिए जिक सोचता है कि वह बाकी के माना स्टोन्स बाद में आकर ले जाएगा। उसे लगता है कि यह काफ़ी है, लेकिन जब वह जाने वाला होता है तब उसे एक अजीब एहसास होता है। उसके आसपास मैजिक सर्कल्स आ जाते हैं और उसे किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। इससे झीक का पूरा शरीर कांप जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जगह बदल गई है। वह जल्दी से सिस्टम से पूछता है कि वह कहाँ है। सिस्टम जवाब देता है कि वह ड्रैगन स्लेयर के घर में है। उसके पिछले जन्म में उसने कभी ऐसे कमरे के बारे में नहीं सुना था जो कॉफिन्स से भरा हुआ है। मिनी मैप खोलकर उसने देखा कि वह पहले वाले कमरे से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है जो ड्रैगन स्लेयर के घर से जुड़े। इसलिए यह संभव है कि यह एक छुपा हुआ रास्ता है जो कभी खोजा नहीं गया। झीक ने इस अजीब स्थिति का फ़ायदा उठाने का फैसला किया और एक कॉफिन के पास भागा। उसने कंक्रीट लिड खोली और देखा कि अंदर एक मेडिवल आर्मर है। सिस्टम ने बताया कि यह ड्रैगन स्लेयर का इक्विपमेंट है। झीक ने आर्मर उठाया और उसके ऊपर रगड़ के निशान देखे। करीब से देखा तो उसे पता चला यह आर्मर गोल्डन एज के आर्मर से अलग है। उसके पीछे एक गोल सुराख मिला, जिससे उसने अंदाज़ा लगाया कि यह होल उस माना स्टोन से जुड़ा होगा जो उसने अभी हासिल किया था। झीक ने अपनी स्टोरेज में से एक हाई कंप्रेशन माना स्टोन निकाला और उसे आर्मर में डाला। सिस्टम ने बताया कि माना बैटरी का इंस्टॉलेशन सफल हुआ है। पूरा आर्मर सेट रोशन हो गया और एक्टिवेट हो गया। झीक ने उम्मीद से मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल आर्मर अजीब तरह से क्रैक हो गया और रूम में धुआं भर गया। सिस्टम के मुताबिक एक ओवरलोड के कारण इक्विपमेंट फेल हो गया और एक्टिवेशन रुक गया। सिस्टम ने उसे अगले एक्सप्लोजन के बारे में भी चेतावनी दी, लेकिन यह चेतावनी थोड़ी देर से मिली। सिस्टम ने देरी के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन शुक्र है कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कम से कम झीक ने यह कंफर्म कर लिया कि हाई कंप्रेशन माना स्टोन्स इन प्राचीन आर्मर्स का एनर्जी सोर्स है। उसे हैरानी होती है कि यह आर्मर क्या क्या कर सकता है जो इतनी बड़ी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है। झीक ने अपने दिमाग में नोट किया कि वह प्रोफेसर फैंटम से इस बारे में जल्दी पूछेगा। अभी के लिए झीक ने फैसला किया कि वो अजीब कमरे में घूमकर कुछ काम का ढूंढेगा। कॉफिन से भरे कमरे के अलावा बाकी कमरे खाली थे। आखिरकार वो अंतिम कमरे में पहुंच गया, जो पहले ढूंढे गए कमरों जैसा ही था, एक बड़ा और खाली हॉल। लेकिन तभी उसने कमरे के बीच में एक ग्लास क्यूब देखा। सिस्टम का एक प्रॉम्प्ट उसके सामने आया, जिसे पढ़कर वो चौंक गया। वो पसीने पसीने हो गया और सोचने लगा कि टेरन ड्रेकर कितना पागल था। अंतिम कमरे में यह क्यूब फाउंडर्स लेगेसी है, जो कर्स्ड ड्रैगन बहामुट का दिल है। कौन सोच सकता था कि उसके पूर्वज ने अपनी पहेली के लिए यह गिफ्ट छोड़ा था। यह उस अजीब सी फीलिंग को समझाता है जो ज़ीक ने स्टोरेज रूम में महसूस की थी। लेकिन पहले वाले डार्क प्रेजेंस के मुकाबले बहामुट का दिल अब कुछ अलग ही फील दे रहा है। जैसे ही सिस्टम ने बताया कि बहामुट का दिल उसकी बॉडी से रिएक्ट कर रहा है, ज़ीक को डार्क प्रेजेंस ने घेर लिया। उसने अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनी जो गुस्से से भरी हुई थी और कह रही थी कि वो सब कुछ तबाह कर दे। आवाज़ कह रही थी कि उसे सबको मार देना चाहिए। उसका इंडोमिटेबल मेंटल डिफेंस एक्टिवेट हुआ और वो छोटे समय के लिए शॉक से बाहर आया। तभी उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ और उसकी एक आंख काली हो गई। उसने महसूस किया कि यह प्रेजेंस अभी भी उसके शरीर में है। सिस्टम ने उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट दिया, टेरन ड्रेकर टेस्ट, जिसमें उसे बहामुट के दिल में ईविल एनर्जी के खिलाफ लड़ना है। डार्क प्रेजेंस फिर से उभर आया और जब उसके मेंटल डिफेंस ने इसका प्रभाव साफ करने की कोशिश की, तब उसके क्लास स्किल्स का एक्टिवेशन पहली बार फेल हो गया। इसके बाद उसके दिमाग को हत्याकारी विचारों ने घेर लिया और आवाज़ और भी तेज हो गई। दोनों आंखें काली हो गईं और आवाज़ ने मांग की कि उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। अगर वो स्वीकार करता है
तो वो आज़ाद हो जाएगा। सिर्फ विल पावर से ज़ीक ने अपने आप को कंट्रोल में लाया और अपना सिर ग्लास क्यूब से जोर से टकराया। दर्द ने उसके दिमाग को साफ किया और वो मुस्कुराया जब उसके चेहरे पर केचप गिरने लगा। ज़ीक उस पागल और हत्याकारी आवाज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यह बेवकूफ़ आवाज़ उसे आज़ादी देने का वादा करती थी, लेकिन ज़ीक मानता है कि आज़ादी दी नहीं जाती बल्कि हासिल की जाती है। ग्लास क्यूब हज़ारों टुकड़ों में टूट गया जब ज़ीक ने ईविल ड्रैगन्स कर्स को लिया, और इसके साथ अर्जेंट क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया। थकान जल्दी ही उसके दिमाग पर छाई, और अगर उसके पास विल पावर नहीं होती तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। उसके शरीर ने नुकसान को महसूस किया और उसके हीलिंग फैक्टर और इन्फिनिट स्टैमिना को ट्रिगर किया ताकि वो रिकवर कर सके। इसके साथ ही कर्स्ड ईविल ड्रैगन बहामुट का दिल का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो गया। उसने देखा कि दिल उसके सीने के पास आया और तेज़ रोशनी से चमक रहा है। एक पावर ने उसके फ्लैश और बोन्स को भर दिया, जिससे ज़ीक को बहुत डर हुआ। जहाँ तक वो बता सकता है, एक प्योर और डेंस मैना सोर्स जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया उसके बॉडी के हर सेल में फ्लो हो रहा है। यह एक नाइट के लिए बुरा होता, लेकिन ज़ीक के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है, क्योंकि उसके पास एक भी सर्कल नहीं है जो इतनी इंटेंस माना की पावर को सही से एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्ब न करने की वजह से यह माना ओवरफ्लो होकर सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इसका दर्द सिर्फ ज़ीक ही समझ सकता है। ज़ीक जानता है कि उसे कुछ करना होगा, कुछ भी, वरना यह प्रोसेस उसका अंत हो सकता है। स्किलफुल स्लाइट ऑफ हैंड के साथ उसने पर्पल ईथर समन किया। स्पिरिट ऑफ द सोल का उपयोग करके उसने एक मिनी ब्लैक होल क्रिएट किया ताकि इस ओवरफ्लोइंग माना को सील कर सके। ज़ीक के बहुत कम स्किल्स हैं। उसने सोचा कि ईथर का उपयोग करना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। ज़ीक ने अपने दांत पीसते हुए अपनी पूरी कंसंट्रेशन ईथर होल सील को चलाए रखने में लगा दी। आखिर में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने ज़ीक को लपेटे में ले लिया। पूरा कमरा थंडरस स्मोक से भर गया। एक्सप्लोजन ने एक बड़ा गड्ढा बना दिया। खैर, ज़ीक अभी भी एक पीस में है। उसके बॉडी का हर एक हिस्सा दर्द से चिल्ला रहा था। जब दर्द कम होने लगा तो उसने सुकून की सांस ली। यह मुश्किल था, लेकिन आखिर में वो जिंदा बच गया। उसका यूनिफॉर्म फटा हुआ है और उसके चेस्ट पर बहामुट का मार्क बन गया है। शैटर्ड ग्लास क्यूब के अंदर जो दिल था वो गायब हो चुका है। बहामुट का माना बिल्कुल मजाक नहीं है। उसका सरवाइव करना एक चमत्कार से कम नहीं है, और इस बार वो किस्मत से बच गया। टूटे हुए ग्लास क्यूब के पीसेज में उसने अपने चेस्ट पर मार्क का रिफ्लेक्शन देखा। ऐसा लगता है कि बहामुट की रैम्पेजिंग माना ने कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। तभी सिस्टम ने उसे कर्स्ड ईविल ड्रैगन के दिल की सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शन के बारे में नोटिफाई किया। एब्जॉर्ब्ड माना ने उसके बॉडी को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी से अपग्रेड होकर डिवाइन हो गया है। अभी तक कंट्रोल नहीं की जा सकने वाली पावर को डिटेक्ट करते हुए सिस्टम ने उसके 90.5% फोर्स को कंप्रेस और सील कर दिया। एंसेस्टर्स लेगेसी के इनहेरिटर के तौर पर उसे टेरन ड्रेकर की सिक्योर लाइब्रेरी को ओपन करने की परमिशन भी मिल गई है। बिगिनर क्वेस्ट बुक अनलॉक हो गया है, और साथ ही लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल भी। ज़ीक ने अपने सिर को कुरचाया। डिवाइन बॉडी, टेरन्स लाइब्रेरी, किसी तरह का ट्यूटोरियल? उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। कंफ्यूज्ड रहते हुए उसने सारी विंडोज़ को हटा दिया, सिर्फ एक को छोड़कर। ऐसा लगता है कि पहला ड्रैगन स्लेयर टेरन मरने से पहले बहुत दयालु था। एक प्रॉम्प्ट उसके सामने आया जो पूछ रहा था कि क्या वो टेरन ड्रेकर का दूसरा डाइंग गिफ्ट खोलना चाहेगा। जब उसने सोचा कि वो और ज़्यादा सरप्राइज नहीं हो सकता, ज़ीक ने आखिरकार टेरान के दूसरे गिफ्ट पर अपनी नज़र डाली। उस एंशिएंट रूम में ज़ीक मरते मरते बचा और फिर अपने प्लैटिनम मैंशन की तरफ वापस चला गया। उसने लूटे हुए ट्रेजर्स को एक सेफ जगह पर छुपा दिया, जबकि उसकी आंखें सिस्टम प्रॉम्प्ट पर टिकी हुई थीं। उसका टाइटल बदल गया था, वो जिसे एंशिएंट ड्रैगन की इनहेरिटेंस मिली है, द इनहेरिटर ऑफ टेरन ड्रेकर। उसे ड्रैगन कंट्रोल की अथॉरिटी और डिवाइन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मिला। नए रिवॉर्ड्स में से वो सबसे ज़्यादा क्यूरियस था ड्रैकोनियन स्किल के बारे में, जिसका नाम था इनकैंटेशन। यह लॉक्ड स्किल उसके वर्ड्स को पावर से भर देगा। मुट्ठी में जाने उसे बहुत कुछ मिला, लेकिन अभी भी कुछ रिवॉर्ड्स को यूज़ करने के लिए वो बहुत वीक है। ड्रैकोनिक कंट्रोल उसे ड्रैगन्स के बच्चों और ड्रैगन्स पर कंट्रोल देता है। उसके कंट्रोल में आने वाले ड्रैगन्स को समन किया जा सकता है, और वो ड्रैगन्स बिना सवाल जवाब उसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। डिवाइन बॉडी उसे हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देती है। कॉम्बैट सीखने की उसकी स्पीड और बॉडी में ईथर का ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो गया है। डिस्क्रिप्शंस उसे पूरी पिक्चर समझने में ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही, इसलिए शायद उसे यह प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। एंसेस्टर के दूसरे डाइंग गिफ्ट के अलावा टेरन की एक और विंडो है। जबकि उसे टेरन ड्रेकर की सिक्योर लाइब्रेरी तक एक्सेस मिल गया है, एक इन्फॉर्मेशन अपडेट की ज़रूरत अभी भी है। सिस्टम ने हमेशा की तरह हेल्पफुल होते हुए ऑफर किया कि वो मिनी मैप पर लोकेशन मार्क कर दे जहां से वो अपडेट हासिल कर सकता है। ज़ीक एक्स्ट्रा वर्क से खुश नहीं है, लेकिन इसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। उसे सरप्राइज हुआ जब उसने मिनी मैप पर मार्क लोकेशन को पहचाना। डिज़ाइन को देखकर ये वालहला जैसा लग रहा था।
वल्हाला सबसे प्रेस्टिजियस नाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलावा कोई भी उस एरिया को देख भी नहीं सकता, या अंदर जाना तो दूर की बात है। जीक के लिए भी अभी इस कंडीशन में ऐसी जगह में एंटर करना मुश्किल होगा। वो इस लाइफ में इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने का प्लान भी नहीं बना रहा था, लेकिन अगर उसे टेरन के डाइंग गिफ्ट से रिलेटेड कुछ वहाँ मिल सकता है तो शायद जीक अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि किस्मत उसे इस फैमिली का हिस्सा बनाए रखने पर मजबूर कर रही है। अगली चीज़ जिस पर उसने फोकस किया वो थी बिगिनर क्वेस्ट बुक। लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ट्यूटोरियल जल्द ही शुरू होगा। इसके ट्यूटोरियल को पूरा करने पर उसे एक क्वेस्ट मिलेगा जिससे जीक और भी पावरफुल बन पाएगा। क्वेस्ट्स के साथ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जीक ने इस क्वेस्ट सिस्टम को एडवेंचरर्स गिल्ड के मिशंस या मर्सनरी असाइनमेंट्स से कंपेयर किया। क्यूरियस होते हुए उसने सिस्टम से पूछा कि ट्यूटोरियल में क्या शामिल है। बिना उसे जवाब देने का मौका दिए क्वेस्ट अचानक ट्रिगर हो गया। उसकी आसपास की सराउंडिंग्स बदलने लगी। उसकी आंखें इस बदलाव पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। कुछ सेकंड्स बाद वो एक अलग डायमेंशन में था। ग्रिड लाइंस उसके पैरों के नीचे नजर आने लगी और ना खत्म होने वाली डार्कनेस ने उसे घेर लिया। जीक अभी भी शॉक में है। उसने अपने आसपास देखा ताकि समझ सके कि वो कहाँ है। ऐसा लगता है कि उसे फिर से टेलीपोर्ट किया गया है। एक दिन में 2 बार अपनी मर्जी के बिना ट्रांसपोर्ट होना क्रेजी है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग महसूस हो रहा है। इस बार कमरों की बजाय ऐसा लग रहा है कि पूरा एरिया ही शिफ्ट हो गया है, जैसे वो एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में चला गया हो। बिना किसी वार्निंग के उसे एक डेंजरस प्रेजेंस का एहसास हुआ जो पीछे से अटैक कर रही थी। मुड़कर देखा तो उसने ऑर्क्स को अपने स्पाइक्ड क्लब्स के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा। तभी सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट के लिए उसे 60 मिनट्स के अंदर मॉन्स्टर्स को डिफीट करना होगा और इसमें 2 या ज़्यादा डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करना होगा। कंप्लीशन पर उसे पॉइंट्स और सिस्टम स्टोर अनलॉक का रिवॉर्ड मिलेगा। जब वो सोच में था उसके बैटल सेंसेस ने काम किया और उसके हाथ में एक सोर्ड आ गई। ऐसा लगता है कि ये ट्यूटोरियल उसके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जहां वो सिस्टम का फ़ायदा उठा सके। अगर उसे ये फीचर पहले मिला होता तो अच्छा होता। जब 3 ऑर्क्स ने 3 अलग एंगल से उस पर अटैक किया, जीक एक पल में गायब हो गया। अटैक्स ने पूरे ट्यूटोरियल एरिया को हिला दिया। बिना समय गंवाए उसने स्विफ्ट स्टेप्स और कंटिन्यूअस स्लैश एक्टिवेट किए ताकि बचकर अटैक कर सके। इस तरह के मॉन्स्टर्स अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। वो ज़्यादा मेहनत किए बिना उनके बॉडीज़ को बिल्कुल आसानी से काट सकता है। उसने नोटिस किया कि क्लेमोर जो वो यूज़ कर रहा था वो फेदर जितनी लाइट महसूस हो रही थी। इसकी स्ट्रेंथ में ये बूस्ट शायद डिवाइन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इफेक्ट है। उसने सोचा कि एक स्ट्रॉन्गर फिजिकल बॉडी के साथ वो अब आसानी से एक पर्पल नाइट को हरा सकता है। ट्यूटोरियल ऑर्क्स को 1 शॉट में मारने के बाद वो वापस उसी जगह पहुंच गया जहां पहले था। दूसरा डायमेंशन गायब हो गया और वो सोचने लगा कि क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन था। हालांकि ये बिल्कुल रियल महसूस हुआ था। ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के अलावा उसे क्रिटिकल बोनस और टाइम बोनस भी मिला। उसने क्वेस्ट रिवॉर्ड में 400 पॉइंट्स और शॉप कैटेगरी का एक्सेस हासिल किया। उसे बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला कि अब वो सिस्टम के थ्रू आइटम्स खरीद सकता है। जीक जल्दी से शॉप टैब खोला और देखा कि वहाँ अमेजिंग आइटम्स सेल के लिए अवेलेबल हैं। इनमें जायंट्स फ्लैश, ब्रेथ ऑफ अ फ्लेम जायंट और भी बहुत कुछ शामिल था। हर लिस्टेड आइटम एक रेयर रेलिक है जो मार्केट में करोड़ों के बराबर की है। शायद वो इस शॉप का यूज़ करके आइटम्स को रीसेल करके बहुत पैसा कमा सकता है। खरीदने के अलावा वो अपने इन्वेंट्री में मौजूद आइटम्स को बेच भी सकता है। उसकी ट्रेनिंग सोर्ड्स बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन एल्वन डैगर की प्राइस 4 पॉइंट्स है। ऐसा लगता है कि शॉप सिर्फ एंशियंट रेलिक्स एक्सेप्ट करती है। उसका एल्वन डैगर ऑक्शन में आसानी से 100 गोल्ड पीसेस में बेचा जा सकता है, लेकिन सिस्टम के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स की वैल्यू रखता है। उसने डिसाइड किया कि वो कुछ भी तब तक नहीं बेचेगा जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो। इसके साथ वो अपने पर्सनल ट्रेनिंग रूम से बाहर आया और दिन खत्म करने का सोचा। पहले 24 आवर्स में वो बहुत थक गया है, इसलिए लगता है कि आज रात वो अच्छी नींद सो पाएगा। अगले ही दिन जीक ड्रेकर एकेडमी के रिसर्च सेंटर गया ताकि प्रोफेसर फैंटम से मिल सके। मैजिक प्रोफेसर को यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने सिर्फ एक ही दिन में हाई कंप्रेशन माना स्टोन ढूंढ लिया। जब जीक से पूछा गया कि उसने ये स्टोन कैसे हासिल किया, जीक ने एक्सप्लेन करने से इनकार कर दिया क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। जीक ने अपनी चाय का कप खत्म भी नहीं किया था और प्रोफेसर फैंटम ने पावर सोर्स को ट्विक करने का काम पूरा कर लिया। यह मैजिक का केरा अपने काम में सबसे आगे है। चाहे प्रोफेसर ने छुपाने की कोशिश की हो, जीक को एहसास हुआ कि प्रोफेसर को उस पर शक है। हर बार जब हाई कॉम्प्रेशन माना स्टोन कॉन्टिनेंट में मिलता है तो उसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में रजिस्टर किया जाता है। यह ट्रैक रखने और मैनेज करने के लिए होता है कि किसने यह स्टोन हासिल किया और कहाँ से मिला। लेकिन जीक के पास जो माना स्टोन्स हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट रजिस्ट्रेशन एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिलेंगे। प्रोफेसर फैंटम का शक बिना किसी बात के नहीं था। उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
जीक ने सोचा कि ऐसे टैलेंटेड पर्सन को ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां उसकी कला को कोई पहचान नहीं पा रहा। आखिरकार प्रोफेसर ने डिज़ाइन को एक्टिवेट करने की कोशिश की और हम वापस पेपर्स ब्रेथ पर पहुंच गए। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपरेटस को ब्लैकस्मिथ ऑफ द सोल गैलियन हेल्बर्ट के हवाले कर दिया। जीक और प्रोफेसर फैंटम ने मास्टर ब्लैकस्मिथ को काम करते हुए देखा। उसकी वर्कशॉप बहुत सारे अजीब मैजिक सर्कल्स से चमक रही थी। गैलियन के चेहरे पर एक खुशी थी। अब वो आखिरकार अपने सपने के मुताबिक वेपन्स बना सकता है। जीक और फैंटम इतिहास बनते हुए देख रहे थे। कामयाब ट्रायल के बाद प्रोफेसर फैंटम ने उन्हें गुड बाय कहा ताकि वो एक लेक्चर अटेंड कर सके। गैलियन जीके की मदद के लिए शुक्रगुजार था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी में एक कंप्लीट मैजिक फर्नेस देखेगा, लेकिन इस यंग लड़के के साथ डील करना उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जीक ने अपने हिस्से का वादा पूरा किया। अब गैलियन की बारी थी। ब्लैकस्मिथ इस एहसान का बदला चुकाने के लिए उत्सुक था। जीक ने अपने बैग से एक मटेरियल निकालकर गैलियन को दिया। एक नज़र में ही ब्लैकस्मिथ को पता चल गया कि उसके हाथ में क्या है। इस ब्यूटीफुल केस के अंदर एक ड्रैगन्स फैंग था। टेरन की विल इनहेरिट करने के रिवॉर्ड्स में से एक था बहामट का सबसे तेज फैंग। पागल ब्लैकस्मिथिंग ऐसी अच्छी कंडीशन में ड्रैगन्स फैंग देखकर ललचाने लगा। टेरन ड्रेकर का दूसरा डाइंग गिफ्ट सच में परफेक्ट रिवॉर्ड था, दिल से लेकर फैंग्स तक। उस एंसेस्टर को प्राइसलेस चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। अचानक गैलियन कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू और नाक से नोस्सी बहने लगे, जिससे जीक कंफ्यूज्ड हो गया। जीक ने मैजिक फर्नेस के सपने को रियलिटी में बदला और अब ये मुझ जैसे क्राफ्ट्समैन को ड्रैगन्स फैंग से वेपन बनाने का मौका दे रहा है। गैलियन ने वादा किया कि वो उसकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर वेपन बनाएगा। ब्लैकस्मिथ ऑफ द सोल ने अपने नाम की कसम खाई कि वो जीक के लिए एक ऐसी ब्लेड बनाएगा जो उसकी ज़िंदगी की कीमत के बराबर होगी। ये वर्ड्स जीक को याद थे। यह वही वादा था जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में किया था। जीक की सेकंड लाइफ में भी गैलियन वही वफादार इडियट है। यह बात जीक को अंदर से थोड़ा इमोशनल कर गई। पेपर्स ब्रेथ से बाहर निकलकर जीक ने क्राफ्टिंग को एक्सपर्ट के हवाले कर दिया। जीक को आइडिया है कि गैलियन उसके लिए कौन सी ब्लेड फोर्ज करेगा। कॉन्टिनेंट के बेस्ट ब्लैकस्मिथ के हाथ में वो ज़रूर कुछ ऐसा बनाएगा जो देखने में इस दुनिया का नहीं लगेगा। फॉर्ज की ट्रिप के बाद जीक सीधा प्लैटिनम मैंशन के अपने रूम की तरफ चला गया। उसने वेपन पाने के लिए बहुत परेशानियां सहनी पड़ी थीं और अब वो आखिरकार रिलैक्स कर सकता है। उसे ड्यूक के साथ ड्यूअल हुए एक हफ्ता हो चुका था और उसने ड्यूक ने एक और मैसेज भेजा था कि वो राउंड 2 के लिए वापस आए। जब वो सोच रहा था कि ये पागल गार्डनर ज़रूर कुछ न कुछ करेगा, तो उसे एक जानी पहचानी प्रेजेंस का एहसास हुआ। उसके रूम में कोई घुस गया था। पीछे मुड़कर देखा तो गेल नाइट खड़ा था और वो गुस्से से लग रहा था कि जीक ने उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं की। पागल नाइट ने उसे गुस्से से देखा और एक्सप्लेनेशन मांगा, जबकि उसकी तरफ से किलिंग इंटेंट निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी जीक को मार डालना चाहता है। जीक ने ओल्ड नाइट के इमोशंस के साथ खेलने का डिसाइड किया और बताया कि उसका दोबारा चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं है। ड्यूक ड्रेकर ने एक ही पल में दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर किया और सच सुनने बोलने की मांग की। जीक ने ड्यूक की ग्रिप से खुद को आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पागल आदमी ने उसे खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। जीक शॉक रह गया और उसने अपने बॉडी को ग्रेविटी का शिकार होते हुए महसूस किया। उसका रूम मैंशन की अपर फ्लोर्स पर है, इसलिए इतनी हाइट से गिरना खतरनाक था। इस हाइट पर शायद वो मर भी सकता है, उससे पहले कि उसका पैसिव हील काम कर सके। पैनिक करते हुए उसने बालकनी के एज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो लेज तक पहुंच पाता, ड्यूक का हाथ उसके गले पर एक्सेसिव फोर्स के साथ जम गया। ओल्ड नाइट को यकीन नहीं हो रहा कि बच्चे को नहीं पता कि उस लेटर का मतलब क्या था। जीक ने जानबूझकर उसे अवॉइड किया, पहले ट्रीटमेंट रूम में और अब भी। ऐसा लगता है कि वो ड्यूक को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। जब उसके गेम्स खत्म हो गए, ड्यूक ने उसे 5 सेकंड्स दिए ताकि वो सच बता सके और बकचोदी बंद करे। जीक मुस्कुराया और बताया कि ड्यूक ने अभी तक अपनी असली पहचान नहीं बताई और अभी भी खुद को सिर्फ एक गार्डनर कह रहा है। जीक सच बोलने की डिमांड करता है। जब उसने लड़के की आंखों में डर का न होना देखा, तो गार्डन कीपर डेक्स्टर ने अपनी ग्रिप ढीली कर दी और मुस्कुरा दिया। ओल्ड नाइट ने उसे रूम में वापस फेंक दिया, जिससे रूम का नुकसान हुआ, लेकिन जीक के स्ट्रॉन्ग बॉडी को कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ। गार्डन कीपर डेक्स्टर ने माना कि जीक की बात में दम है। उसने लड़के को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और माना कि वो एक टाइम पर ड्रेकर का ब्लैक नाइट था। जीक ने सरप्राइज होने का ढोंग किया, हालांकि उसे पहले ही पता था कि ये आदमी कौन है, जो उसने पहले दी गई इन्फॉर्मेशन को जोड़कर समझ लिया था। उसने अपना एक्टिंग शुरू कर दिया और पूरे दिल से माफ़ी मांगी, एक काबिल-ए-इज्जत फैमिली मेंबर और ऑनरेबल ब्लैक नाइट की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। फिर भी शक करते हुए ड्यूक ने पूछा कि क्या ये जीक का प्लान था। लड़के ने डेक्स्टर की बात को समझ न पाने का नाटक जारी रखा। इस रेयर चांस का फ़ायदा उठाते हुए जीक ने पूछा कि लॉर्ड ड्यूक खुद को फॉर्मर ब्लैक नाइट क्यों कहते हैं। ओल्ड नाइट ने एक्सप्लेन किए, बिना सिर्फ इतना कहा कि वो अब ये टाइटल नहीं रखता। यह कॉमन नॉलेज है कि रैंक्स में ऊपर जा सकते हैं,
लेकिन जीक को नहीं पता था कि रैंक्स में नीचे भी गिर सकते हैं। ड्यूक ने उसके क्वेश्चंस के आंसर देने से इनकार कर दिया और टॉपिक चेंज कर दिया। जीक ने ओल्ड नाइट के कांपते हुए हाथ को नोटिस किया और पर्सनल सवाल करने बंद कर दिए, क्योंकि लॉर्ड ड्यूक ने अपनी असली पहचान बता दी है। जीक ने भी सच बोलने का डिसाइड किया। वो घुटनों के बल बैठ गया और मान लिया कि उसे ड्यूक की आइडेंटिटी का पता था और वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था ताकि उसका ऑफिशियल स्टूडेंट बन सके। हैरानी की बात है, ओल्ड नाइट मुस्कुरा दिया, लड़के की बहादुरी से खुश होते हुए। इसके बदले गेल नाइट ने आखिरकार उसे ऑफिशियल स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। जीक शॉक्ड था कि एक पावरफुल टीचर हासिल करना इतना आसान हो जाएगा। जीक ने सोचा कि उसे बहुत परेशानियां सहनी पड़ेंगी। उसने डिसाइड किया कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले, इससे पहले कि ये पागल आदमी अपना माइंड बदल ले। उसने ड्यूक ड्रेकर के सामने घुटने टेक कर फॉर्मली डिक्लेयर किया कि वो नाइट का डिसाइपल बनना चाहता है। उसने कसम खाई कि वो अपने मास्टर का नाम रोशन करेगा, अपने मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करेगा और विजडम और पावर हासिल करेगा। ड्यूक को हैरानी हुई कि बच्चे को स्टूडेंट बनने की स्पीच का पता है, जो न्यू जनरेशन के ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। जीक ने यह भी बताया कि कल्चर एक नाइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन वो अपने नए मास्टर से एक और चीज़ पूछना चाहता था। ड्यूक को मास्टर कहना पसंद नहीं था, लेकिन उसने बच्चे की बात को नहीं टोका। जीक ने पूछा कि ऐसा क्या था जिसने ड्यूक को उसे स्टूडेंट बनाने पर मजबूर किया, जबकि वो किसी भी स्टूडेंट को एक्सेप्ट न करने के लिए मशहूर था। सिर्फ आंड्रे, द जीनियस ऑफ द सेंचुरी, इस बोरे का स्टूडेंट बन पाया, और वो भी सालों तक भीख मांगने के बाद। हालांकि जीक को आइडिया था कि क्यों, फिर भी वो यह ड्यूक के मुंह से सुनना चाहता था। उसने सोचा कि ओल्ड नाइट ने उसमें एक ऐसी पोटेंशियल देखी होगी जो आंड्रे से भी ज़्यादा है। ड्यूक मुस्कुराया और उसे गैस करने को कहा। जीक ने जवाब दिया कि उसे फैमिली का जीनियस होने की वजह से एक्सेप्ट किया गया है। ड्यूक ने उसके इस कॉन्फिडेंट गलत आंसर पर हंसी उड़ाई। अगर वो सिर्फ पोटेंशियल के बेसिस पर स्टूडेंट चूज कर रहा होता तो उसने टून फैमिली की उस लड़की को चूज किया होता, लेकिन उसने जीक को प्योरली उसकी गट्स के बेसिस पर चूज किया। टैलेंट ही सिर्फ एक पर्सन को रेड या ब्लैक नाइट के लेवल तक नहीं पहुंचाता। रियलिटी में टैलेंटेड इंडिविजुअल्स ज़्यादातर सीरियस इश्यूज़ का सामना नहीं करते और इसलिए वो एनिमीज़ के सामने आसानी से गिर जाते हैं, अपनी टैलेंट और ज़िंदगी दोनों खो देते हैं। एक पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क और एनिमीज़ से लड़ने के बाद जीक इस बात से बिल्कुल अग्री करता है। ज़्यादातर जीनियसेस जिनका सोचा गया था कि वो रेड नाइट बन पाएंगे, न सिर्फ उम्मीदों पर खरे उतरने में फेल हुए, बल्कि ज़्यादातर ब्लू नाइट के लेवल पर अटक गए। जवाब देने के बाद ड्यूक उठ खड़ा हुआ और सवाल जवाब रोक दिया। अब वो अपने नए स्टूडेंट को उसका पहला लेसन देना चाहता था। दोनों ने वेस्टर्न ग्रीनहाउस के जिम्नेजियम का रुख किया। जीक को पता भी नहीं था कि ग्रीनहाउस के नीचे एक जिम है। ड्यूक ने उसे बस ट्रैक पर दौड़ने का ऑर्डर दिया और वो उसे समझ नहीं आ रही उसका नया मास्टर क्या प्लान कर रहा है। 3 घंटे बीत चुके थे और ड्यूक बस उसे ऑब्जर्व करते जा रहा था, बिना कुछ बोले। आखिरकार ड्यूक ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया और एक सवाल पूछना चाहा। जीक खुशी खुशी अपनी जॉग रोककर पूछता है कि मास्टर क्या जानना चाहते हैं। जब वो रिएक्ट करने ही वाला था, ड्यूक का हल्क जैसा बॉडी उसके पीछे आ गया। ओल्ड नाइट का हाथ जीक की तरफ बढ़ा और लड़के ने इंस्टिंक्टिवली उसके हाथ को डॉज करने की कोशिश की। उसके बैटल सेंसेस ने काम किया और उसके बॉडी के हर पार्ट ने उसे सेफ रहने के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ड्यूक उसके हाथ और आर्म को पकड़ने में फेल हो गया, लेकिन हल्के से टच ने उसके स्पेशल ग्लव को ऑलमोस्ट खराब कर दिया। ओल्ड नाइट ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या उसे पल्स चेक करने में कोई प्रॉब्लम है। जीक को पता था कि ये पागल आदमी सिर्फ पल्स चेक करने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। ड्यूक को पता था कि इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है। पहले जब वो इन्फर्मरी में लड़े, फिर ग्रीन हाउस में ड्यूल किया और अब 500 लैप्स ट्रैक पर दौड़ने के बाद भी उसने जीक के बॉडी में एक ड्रॉप ऑरा भी महसूस नहीं किया। जब ड्यूक उसकी कलाई के करीब आया तो जीक ने अजीब रिएक्ट किया। इसलिए फॉर्मर ब्लैक नाइट ने सीधे सीधे जीक से पूछा कि क्या वो ऑरा यूज़ नहीं कर सकता। यह सवाल, जो उसके सबसे बड़े सीक्रेट को प्रॉड देता, इस सवाल ने जीक को हिलाकर रख दिया। ड्यूक ने अपना रिसर्च किया था। उसने ब्रॉन्ज स्टैच्यू देखी थी और उस गोल्डन लाइट के बारे में भी जानता था जो जीक ने ट्रिगर किया था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। डेक्स्टर ने पूछा, अगर मैं गलत हूँ तो जीक उसे अपनी पल्स चेक करने दे। जीक ने अपने मास्टर की आंखों में देखा तो उसने अपने मास्टर की आंखों में सिर्फ जानने की इच्छा देखी। इस सीरियस राज के बावजूद, जो एक ड्रेकर ऑरा यूज़ न करने की खबर से फैल सकता है, ऐसा लगता है कि ड्यूक की जानने की चाहत पहले आती है। जीक खुशनसीब है कि ड्यूक एक पागल आदमी है। जीक अभी भी अपनी ब्लेड ग्रैहम हासिल करने का इंतजार कर रहा है ताकि उसके ऑरा के बारे में कोई शक पैदा ना हो। जीक को समझ आ गई थी कि यहाँ अगर डेक्स्टर की जगह कोई और होता तो गड़बड़ हो जाती। अब उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पास्ट लाइफ में जहाँ वो अपनी फैमिली का पहला फेल्ड अवेकनर था, अब चीज़ें अलग हैं। जीक ने अपने स्पेशल ग्लव्स केयरफुली उतारे जो प्योर ब्लड अवेकनर का सिंबल थे। उसने अपना मैनर रिफ्लेक्शन दिखाया।
जो प्रूफ है कि उसका प्योर ब्लडेड नेचर असली है। लेकिन किसी अनजान से वो ऑरा यूज़ नहीं कर सकता। जीक उम्मीद कर रहा है कि सच बताने से उसकी बाकी एबिलिटीज़ और राजा छुप जाएंगे। फिर भी उसने ड्यूक से माफ़ी मांगी, क्योंकि अगर यह पता चला कि एक ड्रेकर ऑरा यूज़ नहीं कर सकता तो जीक को डर है कि उसे फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। जीक अपनी मर्जी से रो सकता है और एक डरते हुए पपी की तरह दिख सकता है। इस आदमी को एक अवार्ड दो। जीक ने अपनी पल्स एग्जामिन करने की ऑफर दी और ड्यूक ने आगे बढ़कर अपना ऑरा अपने स्टूडेंट के बॉडी में केयरफुली फैलाया। जीक को रोता और डरता हुआ देखकर ड्यूक ने सोचा कि एक बच्चा तो बच्चा ही होता है, चाहे वो अपनी उम्र के मुताबिक नहीं दिखता हो। जैसा उसने सोचा था, जीक के प्योर बॉडी में ऑरा का एक ड्रॉप भी डिटेक्ट नहीं हुआ, हालांकि वो सक्सेसफुली अवेकन हो चुका है। ड्यूक शॉक्ड था। उसने अपने दिमाग को खपा लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जीक को पहले ही पता था कि पल्स एग्जामिनेशन के बाद भी ड्यूक पूरी तरह से सहमत नहीं होगा, क्योंकि ब्लेसिंग राइट के रिजल्ट्स झूठ नहीं बोलते। जीक को पता है कि ड्यूक अब इस चीज़ को किसी न किसी लॉजिक से प्रूव करने की कोशिश करेगा। ओल्ड नाइट ने उसे इरेगुलर लेबल किया। ऑफ कोर्स यही उसका कंक्लूजन है। लोग जो क्लासेस के कॉन्सेप्ट से अनजान होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। फिर भी जीक ने ड्यूक के साथ खेला और ड्यूक से पूछा कि इरेगुलर क्या होता है। उसके मास्टर ने एक्सप्लेन किया कि ये उन लोगों को कहा जाता है जो अलग एबिलिटीज़ रखते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऑरा और माना को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। कुछ इरेशनल एबिलिटीज़ भी होते हैं, जैसे फ्यूचर में झांकना। इसलिए इरेगुलर्स को ज़्यादा अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता और ये बेहतर होगा कि ये सीक्रेट मास्टर और स्टूडेंट के बीच ही रहे। जहाँ तक जीक की इरेगुलर एबिलिटी की बात है, ड्यूक को लगता है उसकी इरेगुलर एबिलिटीज़ इंसेन स्टैमिना और रिकवरी है। चाहे आदमी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, अंदरूनी चोटों से रिकवर होने में समय लगता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जीक पर अप्लाई नहीं होता। वो सीरियस डैमेजेस से तकरीबन उतने ही समय रिकवर हो जाता है। ड्यूक ने सोचा कि इतनी फास्ट रिकवरी में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, और वो एनर्जी ऑरा है। ओल्ड नाइट ने नतीजा निकाला कि क्योंकि जीक का ऑरा लगातार उसके स्टैमिना और रिजेनरेशन के बदले कंज्यूम हो रहा है, इसलिए उसकी बॉडी में ऑरा बचा ही नहीं। जीक सरप्राइज था कि इस ओल्ड मैन ने खुद से ही एक्सप्लेनेशन निकाल लिया। अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए उसने मासूम शक्ल बनाकर पूछा कि क्या वो कभी ऑरा यूज़ नहीं कर पाएगा। उसे डर था कि वो अपने मास्टर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। ड्यूक ने ऐसे सेंटीमेंट पर हंसी उड़ाई और उसे चिंता न करने को कहा, क्योंकि उसका गेल आर्ट्स एक स्पेशल और पावरफुल टेक्निक है जो ऑरा का यूज़ बिल्कुल नहीं करता। ड्यूक ने एक्सप्लेन किया कि स्पेशल आर्ट एक स्पेशल टेक्निक होती है जो एक नाइट अपने पीक पर पहुंचने के बाद पर्सनली डेवलप करता है। आमतौर पर यह ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स का एक एप्लीकेशन या स्पेशलाइजेशन होता है, इसलिए इसमें ऑरा का प्रॉपर यूज़ ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि गेल आर्ट्स बॉडी की ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देती है, ड्यूक ने अपने स्टूडेंट्स को एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहा। इसलिए उसने जीक से कहा कि वो सही से ऑब्जर्व करे। अचानक जिस फ्लोर पर वो खड़ा था वो एक सिंपल जंप की फोर्स से क्रैक हो गया। जीक ने अपनी पूरी कोशिश की कि ड्यूक की इंसेन स्पीड को ट्रैक कर सके। कुछ ही सेकंड्स में गेल नाइट पूरे अरीना में घूम गया और उसकी स्पीड इतनी थी कि उसके आफ्टर इमेजेस भी आंखें देख नहीं पा रही थीं। फिर वो उसी जगह वापस आकर लैंड हुआ जहाँ से शुरू किया था। उसने पसीना तक नहीं बहाया। जब पूछा गया कि क्या उसने मूवमेंट्स देखी, जीक ने पूछा कि क्या वो खुद ट्राई कर सकता है। ड्यूक ने हैरत से पूछा कि क्या बच्चा दोबारा नहीं देखना चाहता। पागल आदमी हंस पड़ा और जीक के कॉन्फिडेंस की तारीफ की, जो एक ब्लैक नाइट की याद दिलाता था, और उसने बच्चे को ट्राई करने की इजाज़त दे दी। जीक आगे बढ़ा और पोजीशन ली। उसने दिमाग में अपने मास्टर की मूवमेंट्स को रिप्ले किया जैसे मास्टर ने करके दिखाया था। उसका पहला स्टेप ब्लैक नाइट के फुटप्रिंट के ऊपर एक गड्ढा छोड़ गया। टेक्निक एक बार देखने के बाद उसने ड्यूक के मूवमेंट पैटर्न को परफेक्टली किया। अब जब वो अपने मास्टर की मूवमेंट्स और ट्रेजेक्टरी को डायरेक्टली कॉपी कर रहा है, वो चीज़ें देखने लगा जो पहले नहीं दिख रही थीं। साफ पता चल रहा है कि ये स्टेप्स ऐसे लिए गए जैसे वो किसी के साथ स्पार कर रहा हो। कुछ पैटर्न्स अटैक, डॉज, डिस्टेंस क्लोज करने और डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रहे थे। हर एक स्टेप का कोई ना कोई मकसद था। फाइनल पोजीशन में पहुंचकर जीक धीरे रुका। ड्यूक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे पता था कि बच्चा गिफ्टेड है, लेकिन एक हफ्ते पहले वो इतना अच्छा नहीं था। ऐसा क्या हो गया था कि एक हफ्ते में उसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ गया। डिफरेंस बिल्कुल हेवन और अर्थ जैसा था। ड्यूक ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसने कभी ऐसी परफेक्शन नहीं देखी। लेकिन जीक ने मुड़कर अपना अहंकार दिखाकर सब कुछ खराब कर दिया। अगर जीक अपने अहंकार को कंट्रोल में रख सके तो वो परफेक्ट हो सकता है। ड्यूक ने मजाक में उसे हेडलॉक में पकड़ लिया और उसे तंग किया कि वो रोया था, और फिर लगभग परफेक्टली डेक्स्टर की स्किल कॉपी कर ली। टाइम बीत गया जब से ड्यूक ने उसे ट्रेन करना शुरू किया। आज जीक को एकेडमी डाइनिंग हॉल में देखा जा सकता है। उसके प्लेट पर मीट, सी फूड, ब्रेड और हर वो चीज़ थी जो कैंटीन में मिल सकती थी। उसे गेल नाइट का अप्रेंटिस बने 1 महीना हो चुका है और लगातार ट्रेनिंग की वजह से उसकी भूख बढ़ती ही जा रही है।
आज उसका लंच इंटरप्ट हुआ जब इंस्ट्रक्टर आंड्रे ने पूछा कि क्या वो कुछ टाइम बात करने के लिए निकल सकता है, क्योंकि आंड्रे का स्केड्यूल बिजी है। जीक ने आंड्रे से कहा कि वो जो बात करना चाहते हैं वो यहीं और अभी शुरू करें। आंड्रे के पास एक सिंपल सवाल था। वो जानना चाहता था कि जीक ने सर डेक्स्टर को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि आंड्रे अभी तक ड्यूक का ऑफिशियल डिसाइपल नहीं बना पाया। इस समय ये खबर कि जीक को एक्सेप्ट कर लिया गया है ने शायद उसे थोड़ा परेशान कर दिया। अपनी प्लेट पर खाना खाते हुए जीक ने जवाब दिया कि उसने कुछ खास नहीं किया और सर डेक्स्टर ने उसे अपने आप चूज़ किया। आंड्रे को ऐसे जवाब से गुस्सा आया। उसने जीक को गुस्से से देखा। उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जीक को सिर्फ इसलिए डिसाइपल बनाया गया है क्योंकि वो एक प्योर ब्लड अवेकनर है। हमारे हीरो को ये आरोप बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपना खाना खत्म किया और सेंचुरी के जीनियस को इस कड़वी सच्चाई को मानने का कहा। जीक इस बात की तरफ इशारा किया कि आंद्रे एक कुएं का मेंढक है जो सिर्फ खुद को ही पावरफुल समझता और हर चीज़ के लायक नहीं। यह बात इंस्ट्रक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके हाथ गुस्से से कांपने लगे। उसने जीक को कैडेट कहकर उसकी जगह दिखाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने अपनी बात खत्म नहीं की। उसने आंड्रे से पूछा कि क्या वो मानता है कि सर डेक्स्टर इस टाइप का आदमी है जो डिसाइपल को सिर्फ इस रीज़न के लिए चूज़ करेगा। जीक ने इस बात पर जोर देकर कहा कि वो अपनी ब्लड लाइन को फाउंडेशन के तौर पर यूज़ करके डिसाइपल नहीं बना। ये उसकी अपनी एबिलिटीज़ की वजह से है। फिर उसने आंड्रे को कुछ वैल्यूबल एडवाइस दी। अपना टाइम ईगो को सेटिस्फाई करने में बर्बाद करने के बजाय शायद उसे कुछ मेहनत करनी चाहिए ताकि उसे भी चूज़ किया जाए। आंड्रे जितना भी गुस्सा था, उसने माना कि कैडेट के इन वर्ड्स में कुछ तो सच्चाई है। बाद में उसी दिन वेस्टर्न ग्रीन हाउस अरीना में 2 की जगह 3 लोग थे। कोई जीक और ड्यूक से पहले पहुंच गया था और ट्रैक पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी का सवाल हो। जीक ने अपने मास्टर से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन गेल नाइट भी कंफ्यूज था। उसे नहीं पता कि इंस्ट्रक्टर एंड्रे को क्या हो गया, लेकिन वो बेचैन होकर यह मांग कर रहा था कि अगर वो ड्यूक के साथ रहकर सीख सके तो वो सर्वेंट बनने को भी तैयार है। ओल्ड नाइट ने मजाक में कहा कि अगर वो 300 चक्कर बिना ऑरा के दौड़ सके तो वो उसे अपने साथ रख लेंगे, और यही वजह है कि एंड्रे ऐसी हालत में है। ड्यूक एंड्रे के इस नए जोश पर हैरान था। इसी तरह जीक भी हैरान था कि ये आदमी सिर्फ एक सेल्फ राइचस नर्ड नहीं है। ऐसा लगता है कि एकेडमी के जीनियस में गट्स हैं। आज एकेडमी के हर स्टूडेंट को फील्ड पर लाइन बनाने के लिए बोला गया है। आज एक स्पेशल दिन है। ये पेट्रियार्क के विजिट का दिन है। स्टैलियंस की स्ट्रॉन्ग स्ट्राइड्स ने कैंपस के बाहर गरज मचा दी। एक लेविश कैरेज जिस पर ड्रेकर फैमिली का सिंबल था कैंपस के अंदर आई। गार्ड्स ने सभी को पेट्रियार्क के आने की इन्फॉर्मेशन दी। एकेडमी का मोटा डीन हावर्ड ड्रेकर ने अपने लोगों को तैयार होने का ऑर्डर दिया ताकि वो अपने सुप्रीम लीडर का स्वागत कर सके। वो गेट के सामने खड़ा हुआ, यह कंफर्म करते हुए कि वीआईपी को सबसे पहले वहीं दिखे। जब पेट्रियार्क कैरेज से बाहर आया तो हावर्ड ने उसे रिस्पेक्ट देते हुए वेलकम किया। नाइट्स ने भी अपनी ब्लेड्स उठाकर रैंक के मुताबिक घुटने टेक कर रिस्पेक्ट दिखाई। पेट्रियार्क बिल्कुल 12 नून पर पहुंचा और एकेडमी का बेल आज के इस खास मौके पर जोर से बज उठा। मास्टर ड्रेकर अनमैच्ड ऑरा और ड्रिप के साथ चल रहे थे। उनकी मौजूदगी में हर कोई उनके लिए रिस्पेक्ट को महसूस कर रहा था। उन्होंने हावर्ड का शोल्डर पकड़कर उसकी मेहनत की तारीफ की। ये गीगाचद आर्थर ड्रेकर हैं, थर्ड ट्रांसेंडेंट हाउसहोल्ड के लीडर, ड्रैगन स्लेयर ड्रेकर के पेट्रियार्क। हावर्ड ने सुझाव दिया कि वो अंदर चलें क्योंकि आज धूप बहुत तेज़ है, लेकिन आर्थर अपनी मर्जी से चलना पसंद करते हैं। गेट के करीब कुछ स्टूडेंट्स ने पेट्रियार्क को जब अपनी आंखों से देखा तो हैरान रह गए। आखिरकार आर्थर ड्रेकर ने रोशनी में कदम रखते हुए एकेडमी के स्टूडेंट्स के सामने अपना चेहरा दिखाया। उन्होंने यंग ड्रैगन स्लेयर्स को मुखातिब किया जो उनके सामने लाइन अप थे, क्लैन की उम्मीद और फ्यूचर। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि वो हार्ड ट्रेन करें और ज़्यादा ट्रेन करें क्योंकि उनका डेवलपमेंट फैमिली का डेवलपमेंट होगा। उनके एनकरेजिंग वर्ड्स और डोमिनेटिंग प्रेजेंस से इंस्पायर होकर स्टूडेंट्स ने उनका सिंपल स्पीच दिल से लिया और जोश से जवाब दिया। जब धूप और ज़्यादा चमकने लगी, आर्थर ने मुड़कर हावर्ड को ऑर्डर दिया कि उसे अंदर ले जाए। बंद दरवाज़ों के पीछे जीक को सभी नाइट्स के लीडर, ड्रैगन स्लेयर के नाम के गार्डियन और अपने फादर से मिलने के लिए बुलाया गया। आर्थर ने उसके चमक दमक और ओल्ड फैशन रिस्पेक्ट दिखाने के तरीके पर हंसी उड़ाई। आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है। 2 कप्स चाय लेने के बाद आर्थर ने अपने बेटे से बैठने को कहा। उन्होंने सुना था कि उनका बेटा चाय पसंद करता है, इसलिए उन्होंने कुछ रेयर टी तैयार करवाई है, उम्मीद करते हुए कि जीक को पसंद आएगी। हालांकि ये एक फादर का प्यार दिखाने का एक तरीका लग रहा है। जीक को पता है कि पेट्रियार्क को उसकी परफॉर्मेंस की खबर मिल रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। एक कहावत है कि शायद कुछ चीज़ें एम्परर को नहीं पता हों, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं जो एक ड्रेकर को नहीं पता। जीक अब इस कहावत की सच्चाई को महसूस कर रहा है। आर्थर ने माना कि उन्होंने जीक को बुलाया है क्योंकि सुना है कि ड्यूक ने उसे डिसाइपल बनाया है। जैसा एक्सपेक्टेड था, पेट्रियार्क इधर उधर की बातें करने वाले नहीं हैं। वो सीधे पॉइंट पर आना पसंद करते हैं।
जैक ने पूरी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि ड्यूक उस पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। आर्थर अपने बेटे के गोल को नहीं जानता था। ड्यूक की टीचिंग्स को फॉलो करना एक ब्राइट फ्यूचर दिखाता है। जैक ने अपने फादर की बात को काटकर कहा कि उसका गोल कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रांग आदमी बनना है। ऐसे अजीब गोल ने आर्थर की आंखों में शार्पनेस भर दी। जैक ने यह भी कहा कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा ताकि वो बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी जी सके। ये उसका गोल है और वो उस तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। उसने अपने फादर के चेहरे को देखा, लेकिन समझ नहीं पाया कि पेट्रियार्क क्या महसूस कर रहा है। आर्थर ने जानबूझकर अपनी ऑरा और ब्लड लस्ट लीक की। अगर उसका सबसे छोटा बेटा सबसे स्ट्रांग बनना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो अपने फादर को भी सरपास करने का इरादा रखता है। जैक को एहसास हुआ कि उसने शायद गलती कर दी। वो भावनाओं में बह गया था कि ऐसे सेंटिमेंटल बातें कर गया। उसे गूसबम्प्स आ गए। कमरे में एस्ट्रल सोर्ड की प्रेजेंस घूम रही थी। कहते हैं कि ये यूज़र को एक एरिया में हर लिविंग बीइंग पर पावर देती है। यही वो पिनेकल ऑफ ऑरा यूजेज है जो सिर्फ फुल ऑन ब्लैक नाइट्स ही हासिल कर सकते हैं। आर्थर ने अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी खुशी दिखाई दी। जैक ने अपनी जगह पर खड़े रहने का डिसाइड किया और अपने गोल पर डटा रहा। उसने माना कि वो अपने पावरफुल फादर को भी सरपास करने का प्लान रखता है, जबकि वो एस्ट्रल सोर्ड के प्रेशर को रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैक के पक्के कदम देखकर पेट्रियार्क उसकी गट्स से खुश लग रहा था। आर्थर ने चाय पीते हुए आइस टी से एस्ट्रल सोर्ड को कम किया। जैक के बॉडी पर से प्रेशर हट गया। उन्होंने माना कि जैक ने जो अभी कहा वो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी जो उन्होंने बहुत समय बाद किसी के मुंह से सुनी। आर्थर असल में यहाँ एकेडमी और अपने सबसे छोटे बेटे को सपोर्ट करने आए थे, लेकिन अब कि उन्होंने देखा है कि जैक कितना ग्रो कर चुका है, शायद वो काफ़ी नहीं होगा। उन्होंने अपने इंट्रिकेट सूट में कुछ ढूंढा। जैक ने सोचा कि डेक्स्टर जैसे ब्लैक नाइट्स पहले ही पावर के टॉप पर हैं, एक स्ट्रॉन्ग आदमी, लेकिन उसका फादर एक बिल्कुल अलग लेवल पर था। आर्थर ने टेबल पर एक ब्लैक कार्ड स्लाइड किया। कार्ड पर ड्रेकर का सिंबल था। ये आर्थर का जैक के लिए गिफ्ट था, ड्यूक डेक्स्टर का डिसाइपल बनने के लिए। एक ब्लैक कार्ड को पर्सनली देखकर जैक घबरा गया और उसके वर्ड्स अटकने लगे। जैक के रिएक्शन से आर्थर को समझ आ गया कि जैक को पता है कि ब्लैक कार्ड का क्या मतलब है। देखो, ये एक क्रेडिट कार्ड है जो सिर्फ कुछ लोगों को दिया जाता है। जैक ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक ब्लैक कार्ड पर्सनली देखेगा। सिर्फ इसका होना ही बहुत बड़ी बात है। इसका क्रेडिट लिमिट ही नहीं, सिंपल वर्ड्स में एक इन्फिनिट मनी ग्लिच है। आर्थर ने खुशी से एक्सप्लेन किया कि कार्ड दोनों के नाम पर होगा ताकि जैक इसे फ्रीली यूज़ कर सके।